New topic that we are going to start is wave on a string. Wave. What is a wave? Everyone knows this is a form of a wave. This is a wave, right? So what? Does wave need any medium to travel? Does wave need any medium to travel? So yes, answer is yes. There is a medium through which wave travels. But now the question arises, does particle in that medium travel or not? Like this is a curve, ये curve है, wave travel कर रहा है, तो कोई medium को through travel कर रहा है, तो अब बताओ ये मुझे कि particle भी क्या, particle भी ऐसे travel करेगा इस wave पे? क्या particle भी travel करेगा? नहीं. So when travels through a medium, when wave travels through a medium, then the particle of the medium does not travel along the wave. It means मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे particle does not travel along wave. Particle travel नहीं करता है wave के along. ठीक है, जब particle travel नहीं कर रहा है तो particle क्या करता है? अब उस मैटर में ये होता है wave on a string में particle जो है wave में oscillate करता है about their mean position. It means the particle oscillates about mean position. Particle oscillates about mean position. समझ में आया बात? पार्टिकल ट्रैवल नहीं करेगा, पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा अबाउट मीन पोजीशन. ठीक है. अब जो इसका इक्वेशन होता है वेव का, जैसे अभी मैंने SHM पढ़ाया था तो एक इक्वेशन बताया था मैंने, वैसे ही वेव के जो इक्वेशन होता है, वेव का जो इक्वेशन होता है वो होता है y at x, t is equals to a sin omega t minus kx plus phi. जो वेव का इक्वेशन होता है वो होता है y is equals to a sin omega t minus kx plus phi. जहाँ पे ये जो y है ना, ये डिस्प्लेसमेंट होगा किसका? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा किसके अबाउट? मीन पोजीशन के अबाउट एट x एंड t. डिस्प्लेसमेंट. ये जो ओमेगा है ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. दिस इज व्हाट? दिस इज अ वेव नंबर और आई कैन से एंगुलर वेव नंबर. दिस इज अ वेव नंबर. क्लियर? और फाई तो फेज होता है. क्लियर हो गया बात? फाई फेज होता है. अब जो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है ओमेगा, तो पहले मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी. और जो वेव नंबर होता है ना वो होता है k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा. की क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा. और इस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो होता है ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल. क्यों? मैंने क्या बोला? वेव के अबाउट पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता है बट ऑक्सीलेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन. तो जो एम्पलीट्यूड है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल्स. क्लियर है? आगे बढ़ता है. और ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये क्या होगा? ये एक इंस्टेंटेनियस फेज है. ये इंस्टेंटेनियस फेज है. दिस इज एन इंस्टेंटेनियस phase. This is an instantaneous phase. I hope it's clear till here. Clear है बात? Okay. अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझना. मैंने क्या बोला? ये एक इंस्टेंटेनियस फेज है, मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव. इंस्टेंटेनियस है मतलब एक कांस्टेंट के बराबर है, कांस्टेंट है. अब मैंने क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर दिया मैंने, दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो ये तो बच जाएगा क्या? ओमेगा माइनस के डी एक्स बाई डी टी प्लस फेज है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 0. तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा? डी एक्स बाई डी टी जो होगा वो होगा ओमेगा बाई के. और इसी को हम बोलते हैं कि ये होता है वेव वेलोसिटी. दैट इज इक्वल टू वी. होता है क्या? वेव वेलोसिटी. ये होता है वेव वेलोसिटी. अब एक और बात,
वेव वेलोसिटी, यहाँ पे मैं अभी रिलेशंस बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस करने में बहुत इजी हो जाए। वेव वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, मैंने अभी बताया v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, या तो मैं लिखूँ 2πf बाई क्या 2π बाई लैम्डा, मैंने बताया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया अगर मैं v बोलूँ तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी हो सकता है। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन आया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बहुत सारे रिलेशंस पता चल चुका है हमारा, क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर सेम फेज में अगर ऑक्सीलेट करेगा तो याद रखना, सेम फेज में अगर दो पार्टिकल्स ऑक्सीलेट कर रहा है, टू पार्टिकल्स ऑक्सीलेटिंग इन द सेम फेज, ऑक्सीलेटिंग इन सेम फेज, तो जो कंडीशन होता है वो होता है dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाई के, माइनस ओमेगा बाई के। यहाँ पे अभी मैंने बताया था तो था क्या प्लस ओमेगा बाई के, लेकिन अब सेम फेज में कर रहा है तो होगा माइनस ओमेगा बाई के। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने अभी क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ वेव क्या था, इक्वेशन ऑफ वेव था y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव था, राइट। इस केस में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। जब भी कोफिशिएंट ऑफ टाइम मतलब t एंड x डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, अगर इनका कोफिशिएंट सेम है, या मतलब मैं बोलूँ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइंस पे मत जाओ, कंफ्यूजन होगा। या मैं बोलूँ दोनों का कोफिशिएंट क्या है, दोनों का साइन सेम है, तो इस केस में जो वेव होता है वो होता है नेगेटिव ट्रैवलिंग वेव, वो होता है नेगेटिव ट्रैवलिंग वेव। और अगर कोफिशिएंट t का और x का क्या हो, साइन डिफरेंट है, अगर साइन डिफरेंट है तो होगा पॉजिटिव ट्रैवलिंग वेव। क्या होगा, पॉजिटिव ट्रैवलिंग वेव। क्लियर है बात? आगे बढ़ता है। 3 फॉर्मूलाज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी का, हमेशा ध्यान रखना। एक होगा जब भी स्ट्रिंग का केस है तो याद रखना जो वेलोसिटी होता है वो होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू, जहाँ पे t क्या है, t है टेंशन और म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, क्लियर है बात? दूसरा, the second is for a sound wave, if it's a sound wave then v is equals to under root y by rho, or v is equals to under root beta by rho, where y is Young's modulus, rho is density, and beta is bulk modulus. I hope it's clear. Now एक बहुत सिंपल सा चीज करता है, समझ में आएगा बात? मान लो एक क्वेश्चन भी समझ सकते हो इसको। एक दीवार है, ऐसा रूफ टॉप है, जिससे एक ब्लॉक बंधा हुआ है m, जिसका मास है l। t इसका टेंशन होगा, स्ट्रिंग लाइट है बोल दिया गया, तो नीचे लगेगा क्या, नीचे लगेगा mg। और मैंने बोला था v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू होगा, मुझे फाइंड करना है लेंथ कितना है, तो कैसे फाइंड करूंगा मैं? v क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। वेरी गुड। तो डिस्टेंस क्या होगा, l डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू l इज इक्वल टू v इंटू टी, मतलब l इज इक्वल टू v का वैल्यू क्या है, l बाई म्यू इंटू टाइम t।
सिंपल सा बात है, जो लेंथ होगा यहाँ पे इस केस में आएगा अंडर रूट टी का वैल्यू किसके बराबर आएगा, यहाँ से मैं एफ बी टी अगर देखो तो टेंशन लगेगा ऊपर, तो टी का वैल्यू है यहाँ से एम जी, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, यहाँ से मैं बोलूँगा टी का वैल्यू तो है एम जी बाई म्यू इनटू टाइम, मान लो कोई भी टाइम टी है। तो एक नॉर्मल मैंने एग्जांपल बताया, क्लियर है। अब ये केस कब था, ये जब था जब टी एक कांस्टेंट था। टेंशन चेंज हो रहा था क्या इसमें, टेंशन तो चेंज नहीं हो रहा था। और मैंने बोला एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैंने बोला टेंशन चेंज हो रहा है, टेंशन इज चेंजिंग। ये है रॉड मास एम लेंथ एल। अब बताओ इस केस में क्या होगा, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइम ऑफ वेव पल्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इस केस में क्या होगा, नीचे से ऊपर वेव पल्स जा रहा है, ध्यान से समझना बात। अब बहुत सिंपल चीज, पहला तो मुझे देखना है क्या टी कांस्टेंट है इस केस में। सॉल्यूशन में स्टार्ट करूंगा तो एल से टी यहाँ पे वेरिएबल होगा, चेंज होगा हर जगह, चेंज हो रहा है। तो मैंने बोला कि मैं एट अ डिस्टेंस वाई एक टेंशन ले रहा हूँ टी वाई, ये वाला पोर्शन के लिए ले लिया मैंने, जिसका मास पर यूनिट लेंथ होगा एम बाई एल एट अ डिस्टेंस वाई टू जी एम जी, ये वाला। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ से, ये तो म्यू है एम बाई एल एट अ डिस्टेंस वाई, तो अगर मैं लिखूंगा टी वाई का वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो ये हो जाएगा एम बाई एल वाई जी, क्लियर है, कुछ नहीं है। अब ध्यान से समझना, वेलोसिटी क्या था, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू बोला गया था। तो अंडर रूट टी बाई म्यू, टी का वैल्यू क्या होगा यहाँ से एम बाई एल वाई जी बाई म्यू का वैल्यू है एम बाई एल। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट वाई जी, एम बाई एल से तो एम बाई एल कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट वाई जी आएगा। अब क्या करेंगे हम इस केस में हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट वाई जी आ गया। मुझे पता है डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या होता है, v होता है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ मुझे टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, और जिसका v का वैल्यू क्या है वाई जी है, तो मैं बोलूँगा डी वाई बाई अंडर रूट वाई जी इज इक्वल्स टू डी टी, और जी मैं उधर लेके जा रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ ना, इसको अगर मैं लिखूँ ढंग से तो मैं बोल सकता हूँ इसको डी वाई बाई रूट वाई इज इक्वल्स टू डी टी रूट जी, जहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या बोला गया था क्वेश्चन में, बॉटम से टॉप। क्वेश्चन में क्या बोला गया था मुझे, बॉटम से टॉप। तो एट जीरो टाइम पे बॉटम था, जब टाइम मान लो टी नॉट हो गया तो लेंथ हो गया एल, क्लियर। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास टी नॉट जो टाइम का वैल्यू आएगा वो होगा 2 अंडर रूट एल बाई जी, क्लियर है। दिस इज द आंसर। कोई डाउट? वेरिएबल था एक कांस्टेंट, एक अज्यूम कर लिया मैंने और सॉल्व कर लिया। कोई डाउट है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पैरामीटर्स के बारे में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट है जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव does not change when medium is changed. फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा जब मीडियम चेंज होगा किसी भी वेव का, याद रखना। तो ऐसे ही मैं एक कॉलम बनाता हूँ और मैं सारे चीज़ का प्रॉपरली बताऊंगा क्या क्या चेंज करेगा नहीं करेगा, ध्यान से समझना बात। एक मैं लूंगा लाइट वेव,
एक मैं लूंगा स्ट्रिंग वेव और एक मैं लूंगा साउंड वेव। एक मैं पैरामीटर ले रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक पैरामीटर मैं ले रहा हूं म्यू, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। एक ले रहा हूं मैं रो। लाइट वेव के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का होगा ना, जो डेंसर का, वो बड़ा होगा रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। म्यू जो डेंसर का होगा वो बड़ा होगा रेयर से। डेंसिटी जो डेंसर का ही होगा, ऑब्वियस सा बात है बड़ा, तो रेयर से बड़ा होगा। इस केस में जो वेलोसिटी होगा डेंसर में ज़्यादा होगा रेयर से। इस केस में वेलोसिटी डेंसर में कम होगा रेयर से। इस केस में वेलोसिटी डेंसर से कम होगा रेयर से। थोड़ा सा ऊपर देखते, फ्रीक्वेंसी तो मैंने बोल दिया क्या चेंज नहीं होगा। अब बात आया क्या वेलोसिटी और लैम्डा चेंज होगा? ऑब्वियस सा बात है, लेकिन लैम्डा एंड वेलोसिटी चेंजेस। जब भी मीडियम चेंज होगा तो लैम्डा और वेलोसिटी चेंज करेगा। क्यों? देखो, कोई आदमी दौड़ते 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 आया, पहले एक वुड में घुसा, दूसरे बार वो खुला एयर में चला गया, तो वेलोसिटी तो चेंज हुआ ऑटोमेटिक, इससे अंदर से निकल कर जाके इससे, तो वेलोसिटी चेंज हुआ। बस वही कॉन्सेप्ट है। तो वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब लैम्डा चेंज हुआ, लेकिन फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो सेम भी रह सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हेडिंग इज पावर ट्रांसमिटेड इन अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज पावर ट्रांसमिटेड in a string. Power transmitted in a string. सबको पता है जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट होता है इसका। क्लियर है? अब ध्यान समझना, ये तो डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर मैं इसको बोलूं स्ट्रिंग में क्या होगा? टेंशन, वेलोसिटी पी मान लो पार्टिकल का, और मैं ए डॉट भी कॉस थीटा हो गया, और मैं इसको अगर लिख दूं 90 माइनस थीटा के फेज में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आएगा टी वी पी साइन थीटा। फर्दर मैं टी को लिखूं तो मैं बोल सकता हूं म्यू इंटू वी स्क्वायर ए ओमेगा कॉस वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव साइन थीटा। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ तक नहीं समझे, ये इंपॉर्टेंट है पावर के लिए, तो मैं बोलूँगा क्या, जो पावर होगा मेरे पास, ध्यान से समझना, अगर यहाँ तक कन्फ्यूज़न है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब जो मैं लिखूँगा उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंस्टेंटेनियस पावर फॉर ए स्ट्रिंग इज म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है वो ये होता है स्ट्रिंग का। क्लियर है? दूसरा, जो अगर एवरेज का बात कभी किया गया कि एवरेज पावर, आई नीड टू फाइंड द एवरेज पावर फॉर अ स्ट्रिंग, इट इज हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड द एनर्जी ओवर अ टाइम पीरियड is given by energy over a time period is given by P average into the time period. You'll have to remember this, P average into the time period. This is the average energy. Clear है? अब पावर बताया तो इंटेंसिटी तो डेफिनेटली बताऊंगा। तो इंटेंसिटी क्या होता है एक वेव का? अगर मैं इंटेंसिटी बोलूँ एक वेव का, तो वो होता है जितना भी एनर्जी किया हुआ है, जितना भी एनर्जी किया हुआ है, या मैं बोल दूं जितना भी पावर किया हुआ है, बेसिकली मैं बोलूं एक सही टर्म अगर मैं यूज़ करूं तो मैं बोल सकता हूं एक पावर, जितना भी पावर गया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में? एरिया के रेस्पेक्ट में, तो वो उसका इंटेंसिटी बताएगा। मतलब जब इसका इंटेंसिटी इन फॉर्म ऑफ वेव होता है हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव।
और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दैट इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर. इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर. क्लियर है बात? एक क्वेश्चन करता है, एक क्वेश्चन करेंगे. ये पुली है, ये पुली है, यहाँ पे है मास m1. ये पुली से अटैच्ड भी है एक पुली, ये जिसका स्प्रिंग है, और ये ऐसा कुछ है जिसका स्प्रिंग का कांस्टेंट है के कांस्टेंट है. और मैंने बोला ये जो मास है ना, ये है m2. मुझे फाइंड करना है, फाइंड ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा. सबसे पहला बात तो मैं क्या करूंगा, मैं एक FBD बनाऊंगा. तो बेसिकली ये स्प्रिंग है, मान लो ये नीचे जा रहा है, ध्यान से समझना दिमाग पे, ये नीचे जा रहा है तो ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, ये स्प्रिंग है. तो मैं बोलूँगा नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा. अगर मैं बोलूँ इसमें कि ये x/2 से, पुली का बोल रहा हूँ मैं, x/2 से पढ़ाया था मैंने एलएम में, x/2 से जा रहा है, तो ये मैं बोलूँगा दिस विल बी k इंटू x/2. दिस इज k इंटू x/2. क्लियर है? एंड आई से दिस फ्रॉम हियर दिस मास वेंट अप टू हियर m1 with what, for a displacement of x. और बोलो ये जा रहा है इधर से a2 एक्सलेशन से, और ये जा रहा है इधर से a1 एक्सलेशन से. क्लियर है? मैंने बोला ये टेंशन t है, एक ही स्ट्रिंग जा रहा है, देख लो एक ही स्ट्रिंग जा रहा है हर जगह, तो ये टेंशन भी होगा t. अब अगर मैं FBD के थ्रू अकॉर्डिंग लिखूँ मैं, तो मैं बोलूँगा a2 इज इक्वल टू a1/2. और वैसा बात है फ्रॉम कांस्टेंट a1 प्लस a2/2 मतलब a1/2. और मैं बोलूँ t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन. एक तो ये होगा, और दूसरा मैं बोलूँ, एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, और दूसरा मैं बोलूँ k इंटू x/2 नेट फोर्स ओवर दिस माइनस 2t, क्योंकि t और t इज फॉर 2t इज इक्वल टू मास, कौन सा मास, m2 इंटू एक्सलेशन a2. अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा a1 इज इक्वल टू k/4 m1 प्लस m2 इंटू x. और सबको पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. इसका मतलब जो ओमेगा का वैल्यू होगा वो होगा √k/4 m1 प्लस m2. क्लियर है? सो ओमेगा इज इक्वल टू √k m1 प्लस m2. नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ वेव, और फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे हम वेव ऑन अ स्ट्रिंग को. तो आज मैंने क्या बताया, मैंने बताया वेव ऑन अ स्ट्रिंग का इक्वेशन क्या होता है, पावर क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और बहुत सारे टर्म जैसे वेवलेंथ चेंज होता है या नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज होता नहीं, ये सब पैरामीटर्स डिफाइन कर दिया. अगले क्लास से हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ वेव एट अ बाउंड्री ऑफ टू मीडियम. रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ वेव. अब इसको पढ़ाने के पहले हमें ये पता रहना चाहिए रिफ्लेक्शन क्या होता है और ट्रांसमिशन क्या होता है. रिफ्लेक्ट करता है कोई चीज़, मान लो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, यहाँ पे वेव आया और वेव ने स्ट्राइक किया इसको और वापस से उसी पाथ से चला गया. तो इस कंडीशन को क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा अगर इस टाइप का कंडीशन है तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. वेव रिफ्लेक्ट हो रहा मतलब कहीं पर टकराना और कहीं से निकल जाना. लेकिन अगर उसी सीन में, उसी सिनेरियो में अगर वेव आया, ये मान लो मीडियम 1 था और थोड़ा सा बेंड होकर मीडियम 2 में चला गया, तो मैं बोलूँगा क्या, ये ट्रांसमिट हो चुका है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो इस सिचुएशन में मैं बोलूँगा दिस इज अ कंडीशन ऑफ ट्रांसमिशन. दिस इज अ कंडीशन ऑफ ट्रांसमिशन. आई होप इट्स क्लियर, right? So I mean to say when a wave is incident on the boundary of two mediums, then some part is transmitted into the second
मीडियम एंड सम पार्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द इंसिडेंट मीडियम। इसका मतलब ये होगा कि कभी भी दो बाउंड्रीज पे, दो मीडियम पे कोई भी वेव जाके टकराएगा तो कुछ पार्ट जो है, सम पार्ट विल गेट रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड and some part gets transmitted and what and some part gets transmitted. I hope it's clear till here, right? जैसे मैं अगर थोड़ा सा इसको डिफाइन करूँ तो मान लो y1 के टर्म्स में इक्वेशन होता है, y1 एक इंसिडेंट वेव है, मान लो y1 एक इंसिडेंट वेव है जो कि मीडियम वन में गया, और y2 मैंने बोला कि ट्रांसमिटेड वेव है किसमें, मीडियम वन में। ट्रांसमिटेड वेव है किसमें, मीडियम टू में ट्रांसमिट, क्योंकि वन से तो टू, मैंने अभी क्या बताया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट। तो ये जो कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया y1 का, ये y2 हो गया। और वैसे ही मैंने बोला जो yr है वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्टेड पार्ट है किसमें, मीडियम वन में, क्योंकि वो तो सेम मीडियम। यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होगा, बहुत लोग सोचेंगे 2 क्यों नहीं लिखा, तो देखो ये मीडियम था, ठीक है, ये मीडियम है 1 है और मीडियम 2 है, तो वेव आया, टकरा के जब जाएगा तो क्या होगा, वो तो 1 ही होगा ना, जब टकरा के जा रहा है तो वो तो सेम मीडियम में जा रहा है, लेकिन वही ट्रांसमिट कर जाएगा तो वो तो जा रहा है दूसरे मीडियम में, दैट इज मीडियम 2। क्लियर है? इट मीन्स ट्रांसमिटेड वेव ऑलवेज इन फेज विथ इंसिडेंट वेव, इट मीन्स ट्रांसमिटेड वेव इज ऑलवेज इन फेज विथ वॉट, विद द इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव कौन सा है, इंसिडेंट वेव जो नॉर्मल वेव है, जो इनिशियल वेव है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव। दैट इज ट्रांसमिटेड वेव इज इन फेज विद इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव मे बी इन सेम फेज। और लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड वेव का मैं बात करूं तो या तो वो सेम फेज में होगा, आइदर इट विल बी इन द सेम फेज और इन अपोजिट फेज, और इन अपोजिट फेज। अपोजिट फेज का मतलब मैं क्या बोलूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि जो पाई का फेज डिफरेंस होगा, पाई का फेज डिफरेंस भी तो हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने बताया एक ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंट वेव। ट्रांसमिटेड वेव मतलब कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर जाएगा, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, ट्रांसमिटेड वेव और इसमें मान लो एक मेरे पास इक्वेशन है इंसिडेंट का, वाई आई इज इक्वल्स टू ए आई, मतलब एम्पलीट्यूड इंसिडेंट का साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स प्लस फाइव, यह है राइट। अब अगर इसके बाद मैंने बोला फ्रीक्वेंसी, अगर मैंने बोला ट्रांसमिटेड मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा वाई टी इज इक्वल्स टू ए टी, एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड का साइन क्या हो जाएगा ओमेगा टी, लेकिन क्या K1 होगा, नहीं, क्योंकि दूसरा मीडियम में जा रहा है तो K2x प्लस फाइव। अब ध्यान समझना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा K2x, और वैसे ही अगर मैं रिफ्लेक्टेड का लिखूंगा तो खुद से बताओ क्या होगा। अभी मैंने बताया था रिफ्लेक्टेड तो सेम मीडियम पे जाएगा, मतलब AR साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा, K2 आएगा, नहीं, K1 आएगा x प्लस फाइव, और यह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड सेम मीडियम है, इन फेज है, तो पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव का K1x आएगा। क्लियर है ये बात? और अगर मुझे इसी कंडीशन से, इसी तीनों कंडीशन से अगर मुझे कभी पूछा जाए कि AT का वैल्यू क्या होता है, तो AT का वैल्यू होता है 2V2 बाई V1 प्लस V2 AI, और V1 का वैल्यू मैंने कल ही बताया था कि V1 का जो वैल्यू होता है वो होता है V इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू, A1 A2 क्लियर कर लेना, μ1 और μ2। क्लियर है? और वैसे ही AT पता चल गया। और AR क्या होता है, AR होता है रिफ्लेक्टेड वेव जो होता है वो होता है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इंटू इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, या तो मीडियम रेयर होगा या डेंसर होगा। अगर मीडियम टू, ध्यान समझना बात, इफ मीडियम टू इज रेयरर, इफ मीडियम टू इज रेयरर, मतलब क्या, मीडियम वन क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, मतलब मीडियम वन इज डेंसर। तो जो कंडीशन होगा क्या,
मैं बोलूँगा वेलोसिटी 2 का, कल मैंने बताया था वेलोसिटी क्या होता है इस केस में, 2 का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, रेयर का वेलोसिटी डेंसर से ज़्यादा। तो इस केस में क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और जो वाई आर का वैल्यू आएगा वो आता है मॉड ऑफ ए आर साइन ओमेगा टी प्लस k1x प्लस 5। क्लियर है? कल बताया था मैंने ये v2 बड़ा है v1 से, तो क्या मतलब m2 रेयर है और m1 डेंसर है। वैसे ही अब तुम बताओ, मान लो m2 डेंसर है, m2 है डेंसर और m1 है रेयर, और मैंने बोला m1 है रेयर, तो क्या होगा? तो मैं बोलूँगा v2 इज़ लेस देन v1, कल बताया था। तो इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका वैल्यू होगा माइनस मॉड ऑफ ए आर साइन ओमेगा टी माइनस k1x प्लस 5। लेकिन जब मॉड लग गया तो मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी होता है वो हमेशा पॉजिटिव में खुलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ ए आर साइन ओमेगा टी प्लस k1x प्लस 5। क्यों? क्योंकि प्लस पाई का फेज डिफरेंस होगा। क्लियर है बात? क्लियर है? इसका मतलब यहाँ से मैं एक चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ that when a wave क्या is entering from denser, when a wave is reflected from denser, then a phase difference of pi occur, पाई का फेज डिफरेंस अकर होता है विद रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट मीडियम। क्लियर है? और अगर व्हेन अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, लेकिन जब रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा? तो होगा सेम फेज। क्लियर है बात? क्लियर है? और कभी भी याद रखना, to be remembered, that there will be no phase difference in transmitted and incident wave। इनमें कभी भी कोई phase difference नहीं होगा। You'll have to remember this point. There is no phase difference in the transmitted and incident wave. क्लियर है? एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, तो एक क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास जो इंसिडेंट वेव है उसका इक्वेशन गिवन है वाई आई इज इक्वल्स टू ए आई साइन ओमेगा टी माइनस k1x प्लस 30। मुझे बताओ इसका रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव क्या होगा? तो बहुत इजी है, अभी मैंने बताया था। जो रिफ्लेक्टेड वेव होता है वो होता है वाई टी इज इक्वल्स टू ए टी साइन, रिफ्लेक्टेड है सेम मीडियम में जाएगा, मतलब ओमेगा टी माइनस ट्रांसमिटेड है, तो मीडियम क्या होगा? मीडियम चेंज हो जाएगा k2x। क्या फेज डिफरेंस आता है? कुछ नहीं, कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, मतलब पुराना फेज सेम फेज रहता है, तो ट्रांसमिटेड आ गया। वैसे ही अगर रिफ्लेक्टेड लिखूँ तो क्या हो जाएगा? ए आर साइन ओमेगा टी, या क्या माइनस आएगा? नहीं, प्लस, और मीडियम कौन सा आएगा? उसे मीडियम में k1x प्लस 30। क्या फेज डिफरेंस आएगा? यस, पाई का फेज डिफरेंस आता है, मतलब 180 डिग्री। क्लियर है? बहुत ईजी है। कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो तुरंत कर लोगे। क्लियर है बात? अब मान लो मेरे पास थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं घुमा दूँ, मैंने बोला कि जो मेरे पास गिवन है इक्वेशन वाई आई इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स माइनस बी टी प्लस 5, बट आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ डेंसर मीडियम। मुझे फाइंड करना है वाई आर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा। तो ध्यान से समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डेंसर गिवन है, तो जो वाई आर होगा ना इस केस में वो होगा साइन, जो भी एक्स के साथ टर्म है, ध्यान से समझना, उसका साइन रिवर्स कर देना, मतलब माइनस ए एक्स
माइनस ए एक्स माइनस बी टी प्लस वाई। क्लियर है बात? और क्या होगा, इसमें डेंसर है तो पाई का फेज डिफरेंस आता है रिफ्लेक्टेड वेव में। इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो के का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ के जो भी है, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन चेंज करना है आपको तो आंसर आ जाएगा, और एक फेज डिफरेंस ऐड करना है, बस। क्लियर है बात? अब हमने अभी तक देखा एम्पलीट्यूड का बात देखा था हमने, राइट? इसका मतलब जो अगला बात होगा वो होगा इंटरफेरेंस का। इससे पहले मैंने एक चीज बताया था कि इंटरफेरेंस होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट? ये बताया था मैंने। नेक्स्ट हेडिंग इज इंटरफेरेंस, लेकिन इस बार किसका बात कर रहे हैं हम? इंटरफेरेंस वेव ऑन स्ट्रिंग में बात कर रहे हैं। मैंने एसएचएम में बताया था इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव मूविंग इन सेम डायरेक्शन में, पहला है वेव इन सेम डायरेक्शन में क्या होगा? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन का मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी हो, मतलब सेम ओमेगा हो, और हो सेम के, सेम वेव नंबर हो। मतलब अगर मेरे पास हो कोई भी दो वेव, एक वेव है y1 एट x1t इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और दूसरा वेव है मेरे पास y2 x1t इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं सुपर पोजिशन करूँ देन आई कैन राइट इट एज y at x comma t, sorry x1 comma t will be y1 x1t plus y2 x2 t. Clear? It means I can write it as from the principle of superposition a sin omega t minus kx plus phi. और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंटरफेरेंस का मैंने एसएचएम में बताया था, क्या होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ थीटा। एंड व्हाट इज tan phi? सब एसएचएम रिवाइज हो रहा है अभी। tan phi इज इक्वल्स टू a2 sin थीटा बाई a1 प्लस a2 cos थीटा। क्लियर है? यहाँ तक एसएचएम रिवाइज हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, जो यहाँ से काम की बात है, सेम ओमेगा और सेम के का। अब देखो, सेम ओमेगा है और सेम वेव नंबर है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सेम ओमेगा है और सेम लैम्डा भी है, इसका मतलब। क्लियर है? तो जो इंटरफेरेंस होता है, उसका जो रिजल्टेंट वेव है उसका भी ओमेगा होगा एंड लैम्डा होगा, जहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू होगा वो होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। यहाँ तक सेम है, लेकिन इसमें थीटा की जगह होगा डेल्टा थीटा, जो इसका फेस का डिफरेंस है वो आएगा, दो इंटरफेरिंग वेव के बीच में जो फेस डिफरेंस है। दिस इज द फेस डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव। फेस डिफरेंस बिटवीन, दिस इज फेस डिफरेंस बिटवीन two interfering waves, I hope it's clear। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर डेल्टा थीटा आएगा क्योंकि दो इंटरफेरिंग वेव्स का फेज डिफरेंस है, a1 एम्पलीट्यूड पहला वेव का और a2 एम्पलीट्यूड दूसरा वेव का। अब इसमें दो पार्ट्स हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक पहला होता है अगर एम्पलीट्यूड, जो a एम्पलीट्यूड है, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना हो तो जो a मैक्स होता है उसका वैल्यू होता है, बहुत इजी है, a1 प्लस a2। कब होता है? जब डेल्टा थीटा का जो वैल्यू है वो 2n पाई हो,
और जब भी डेल्टा थीटा का वैल्यू 2n पाई हम बोलते हैं तो इस केस को हम बोलते हैं, दिस इज अ केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज अ केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी delta phi change in phase is 2n pi, it is a case of constructive interference where the maximum amplitude is a1 plus a2. Second is minimum amplitude. Minimum amplitude where a minimum is what? Modulus of a1 minus a2. This is the minimum amplitude. And over here the phase difference delta phi is 2n plus 1 times of pi, and this is known as a case of destructive interference. This is known as a case of destructive interference. I hope it's clear till here. Now, जब मैंने SHM पढ़ाया था तो मैंने बोला था जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। मैंने ये बोला था जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो जो इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा, फाइनल इंटेंसिटी वेव वाला स्ट्रिंग में, वो होगा I1 प्लस I2 प्लस 2a1 a2 cos थीटा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी का स्क्वायर बोला, मतलब 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा I1 I2 cos डेल्टा थीटा या फाई। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। क्लियर है, यहाँ से मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल गया या फाइनल इंटेंसिटी मिल गया। अब एक और टर्म, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी गिवन है कभी मुझे, तो जो I मैक्स का वैल्यू होता है, यहाँ से मैंने क्या बोला, प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ए का, मतलब ए क्या, इससे अगर मैं बोलूँ मैथमेटिकली तो ए इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आई। तो अगर I मैक्स फाइंड करना है तो मुझे हो जाएगा I1 प्लस I2 का रूट, ये होगा I मैक्स। क्लियर है, और दो चीज़ मैंने बता दिया, जब n पाई 2n पाई का मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और 2n प्लस 1 पाई का मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम और मैक्सिमम केस में। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी मैक्सिमम अगर पावर गिवन है, इफ पावर इज गिवन, इफ पावर इज गिवन, अगर पावर गिवन है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इज पी वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्स, and minimum value of intensity is half p v omega square a square minimum, where the value of I max पता चल गया, I min is under root I1 minus under root I2 whole square। क्लियर है। सो आज मैंने बताया, आज जो बताया वो मैं एक बार रिवाइज करवा दूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट था। आज मैंने बताया एक तो रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन, जब भी कोई वेव इंसिडेंट होता है एक पर्टिकुलर मीडियम पे, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो सेम मीडियम पे, और ट्रांसमिट हो रहा है तो अलग मीडियम पे, और इक्वेशंस बताया कि इक्वेशन पे कैसे हम लोग को अगर कंसेप्ट पता है तो ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का। उसके बाद मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया, मैंने बताया एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक बताया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब 2n पाई का मल्टीपल है, और डिस्ट्रक्टिव कब होगा, जब 2n प्लस 1 पाई का मल्टीपल है। फिर मैंने बताया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट मिनिमम एम्पलीट्यूड, देन आई टोल्ड यू हाउ दैट इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज द minimum intensity and what is the maximum intensity. From the next class we will start interference of waves that is moving in opposite direction. We will see this in the next class. So today's topic is interference of waves, of two waves
moving in opposite direction. We have studied till same direction of two waves in opposite direction. अब हम देखेंगे कि अगर opposite direction में कोई wave चल रही है तो क्या करेंगे. इससे पहले हमने देख लिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन होता है. इसमें पहला है स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स. फर्स्ट पार्ट इज स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स. स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स. Now, one equation of wave is y1 at x comma t is, क्या बोला था मैंने, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स. और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, y2 x comma t इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. बहुत लोग लिखेंगे माइनस, नहीं गलत है, प्लस के एक्स. क्यों? क्योंकि दो अलग अलग वेव है तो मीडियम भी अलग अलग होगा. तो अगर मैं सुपर पोजिशन बोलूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स. अब साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा. या तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, a साइन, इसको a मान लो, प्लस सॉरी a इज कॉमन, साइन ओमेगा t प्लस के एक्स. इसको तुम क्या मान सकते हो, इस पूरे टर्म को तुम सॉल्व कर सकते हो साइन a प्लस साइन b के फॉर्म में. दैट इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो यहाँ से वैल्यू आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड साइन के एक्स कॉस ओमेगा t. और हेडिंग क्या डाला था मैंने, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव. सो दिस इज अ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव. आई कैन से स्टेशनरी वेव को ही स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं हम. So this is a stationary और standing wave. I hope it's clear. So अगर कभी भी standing wave का बात आए तो बोलेंगे 2a sin kx cos ओमेगा t. क्लियर है यहाँ तक बात. अब देखो 2a क्या है, ये एक एम्पलीट्यूड है, ट्वाइस टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड. इसके फॉर्म में ट्वाइस टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड. इसका मतलब जब भी ऐसा वेव होगा तो उसका एम्पलीट्यूड वैरी करेगा 0 से लेकर 2a तक. फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है ना वो वैरी करेगा 0 से लेकर 2a तक, उसका एम्पलीट्यूड जाएगा. अब देखो ये तो ऐसा, ये एम्पलीट्यूड हो गया. और ये क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, मतलब एक SHM भी हो रहा होगा इसमें. SHM मतलब पीरियोडिक ऑक्सीलेशंस भी हो रहा होगा उस वेव में, पीरियोडिक ऑक्सीलेशंस भी हो रहा होगा. मतलब अगर मैं देखूँ तो दो एम्पलीट्यूड है तो मैं बोल सकता हूँ एक वेव अगर ऐसा है तो एक सिमिलर वेव, सिमिलर सा वेव ऐसे भी जा रहा होगा. क्लियर है. तो मैं ये बात बोल सकता हूँ. और क्या बोला मैंने, जो एम्पलीट्यूड है वो वैरी करेगा 0 से 2a तक और फ्रीक्वेंसी रहेगा सेम. नेक्स्ट टर्म है नोड्स. नोड क्या होते हैं, नोड क्या होता है. नोड एक ऐसा पार्टिकल होता है स्ट्रिंग का जहाँ पे जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन जो है वो 0 होता है. एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन इज व्हाट, इज 0. नोड एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा पार्टिकल है जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन 0 होता है. नोड है तो एक एंटी नोड भी होगा, दूसरा इज एंटी नोड्स. एंटी नोड्स क्या होता है, जहाँ पे एक तरफ क्या था, एम्पलीट्यूड ऑक्सीलेशन था, तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम होता है वो बोलते हैं हम उसको एंटी नोड्स. जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा हम उसको बोलेंगे वो एंटी नोड होता है. स्टैंडिंग वेव समझ में आ गया, नोड पता चल गया और एंटी नोड्स
पता चल गया। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टैंडिंग वेव के लिए। तो पहला पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट इज इन अ स्टेशनरी वेव पार्टिकल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव, स्टेशनरी वेव के बारे में बात कर रहे हैं, एनी टू कंसेक्यूटिव नोड्स, दो कंसेक्यूटिव नोड्स मतलब दो कंसेक्यूटिव जगह जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, ऑक्सिलेट करता है सेम फेज में, ऑक्सिलेट्स इन सेम फेज। ये याद रखना चाहिए। अगर एक का फेज डिफरेंस पाई है तो दूसरा भी पाई ही होगा, मतलब φ1 इज इक्वल्स टू φ2 अलग अलग पार्टिकल का। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, अगर अपोजिट साइड्स, अगर अपोजिट साइड ऑफ नोड के पार्टिकल है, इफ पार्टिकल्स आर अपोजिट साइड ऑफ नोड, तो बोलते हैं हम वो आउट ऑफ फेज है, वो आउट ऑफ फेज है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है पाई का फेज डिफरेंस आता है, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई फेज डिफरेंस। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। अगर कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में है, मतलब नोड के बाहर नहीं है, तो फेज डिफरेंस सेम रहेगा। और अपोजिट साइड है नोड के, तो हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज है, मतलब पाई का फेज डिफरेंस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ इन दो पॉइंट का मतलब, या तो जब भी दो नोड्स के बीच में पार्टिकल्स है, या तो वो मीन पोजीशन पे जाएगा या तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। मैंने बताया था ना, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, तो अब वैसे बात है, कुछ और तो बचा नहीं। या तो मीन पे रहेगा मतलब जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, या तो मैक्सिमम पे जाएगा जहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है? अब एक इम्पॉर्टेंट नोट करके लिखना, देयर इज अ नोट, इम्पॉर्टेंट नोट, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन, velocity of particle at mean position is maximum at a position of antinode and minimum एट नोड। मतलब जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा एंटी नोड पे और मिनिमम होगा नोड पे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो। अब दूसरा जो हेडिंग है वो है स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव जब दोनों एंड फिक्स है, मतलब अगर स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स है, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, बोथ एंड्स। ध्यान से समझना, इसी पे क्वेश्चंस आता है। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स मतलब मान लो एक तो यहाँ पे है, ये फिक्स है, कोई एम्पलीट्यूड है, मतलब ये एक नोड होगा, एम्पलीट्यूड 0। यहाँ पे बोला मैंने ये x इक्वल टू 0 पे है और ये है x इक्वल टू l पे है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना बात, y एट x, t एक इक्वेशन होता है। स्टैंडिंग वेव के लिए इक्वेशन क्या था? 2a sin ओमेगा t माइनस के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। स्टैंडिंग वेव पे तुम लिखोगे 2a sin के एक्स और लिखोगे कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? ये मैंने अज्यूम कर लिया, दिस इज एन अजम्पशन, ये मैंने अज्यूम किया हुआ है। क्लियर? नाउ एट x इज इक्वल टू 0, x जब 0 होगा तो मैंने बोला मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो एक नोड आएगा, इज अ नोड। x इक्वल टू 0 पे एक नोड आएगा, जहाँ पे ध्यान समझना फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, बोथ एंड्स पे जो फ्रीक्वेंसी होता है
ये याद रखना, वो होता है NV/2L, जहाँ पे जो n का वैल्यू होता है वो होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा F0 = V/2L। ये एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब मैं बोल सकता हूँ F0 = n टाइम्स द फ्रीक्वेंसी। F0 = n टाइम्स द फ्रीक्वेंसी। मैं बोल सकता हूँ ये बात क्लियर है? सॉरी, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, रियली सॉरी अबाउट दैट। इट मीन्स ये F है, F = n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज टू बी नोटेड, इम्पॉर्टेंट है ये, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। F = n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आई होप इट्स क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज देखो, ध्यान से समझना बात। एक टर्म आता है हार्मोनिक्स। स्ट्रिंग वेव जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में तो एक टर्म आता है हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक्स का मतलब होता है, व्हाट इज हार्मोनिक्स? हार्मोनिक्स इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये n तो मल्टीपल ही है और ये फंडामेंटल है। ये हार्मोनिक्स इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे जब भी कोई पूछेगा हार्मोनिक क्या होता है, तो बेटा हम बोलेंगे हार्मोनिक्स इज व्हाट? हार्मोनिक्स इज मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक्स इज फंडामेंटल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। आई होप इट्स क्लियर। इसका मतलब इस पे जो अलाउड फ्रीक्वेंसी है, अलाउड फ्रीक्वेंसी कैसे बोलेंगे? n टाइम्स F0 है, मतलब जो भी अलाउड फ्रीक्वेंसी होगा जब स्ट्रिंग क्या दोनों तरफ फिक्स्ड है, तो अलाउड फ्रीक्वेंसी जो होगा वो मैं बोल सकता हूँ, अगर n 1 है तो मतलब F0 होगा, 2 है तो 2 F0 होगा, 3 है तो 3 F0 होगा और सो ऑन। ये मतलब क्या होगा? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाता है इसको। ये होता है फर्स्ट हार्मोनिक। इसको हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। ये होता है सेकंड हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि सेकंड हार्मोनिक बताओ तो मैं लिखूंगा 2F0 और F0 का वैल्यू V/2L तो पता ही है, सेकंड F0 हो गया। जो डिस्टेंस होता है दो कंसेक्यूटिव वेव का वो होता है λ/2, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन two consecutive wave is λ/2 and the wavelength of each interfering wave। ये इंटरफेरिंग वेव होता है दो कंसेक्यूटिव वेव में। क्लियर है? अब तो अभी मैंने देखा था स्ट्रिंग जब दोनों एंड पे फिक्स था। अब मैं देखूंगा व्हेन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, मतलब एक ही एंड पे फिक्स है। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, मतलब एक एंड पे फिक्स्ड है और एक एंड पे खुला हुआ है। इट मीन्स ऐसा होगा कुछ, और यहाँ पे ओपन होगा। मतलब मान लो x = 0 पे फिक्स है और L पे ओपन है। तो इस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है V/4L। पिछले लाल में क्या था? V/2L था। इस केस में V/4L होता है। क्लियर है? और जो फ्रीक्वेंसी होता है इस केस में वो होता है ऑड टाइम्स मल्टीपल, दैट इज 2n + 1 F0। सो अगर मैं इसका निकालूँ फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक, क्या करूँगा? अगर मैं n = 1 पुट करने को देखा हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3 F0, मतलब F = 3 F0, फिर क्या हो जाएगा 5 F0, 3 F0, फिर क्या हो जाएगा 5 F0। तो ऐसे आएगा, मतलब ऑड मल्टीपल्स आएगा, और n = 0 रहेगा तो F0 आएगा। तो ये इसके क्या होंगे? ये इसके हार्मोनिक्स होंगे।
हार्मोनिक्स होंगे। तो अगर मैं बोलूँ pth ओवरटोन मुझे चाहिए, pth ओवरटोन मतलब pth एक जनरलाइज टर्म, pth ओवरटोन बोलते हैं एक जनरलाइज टर्म, तो वो बोलेंगे 2p+1 f0। दैट मीन्स द pth हार्मोनिक विल बी 2p+1 th हार्मोनिक। क्लियर है? बहुत सिंपल था बात, एक v/12 और एक v/4l। और हार्मोनिक्स हमने देख लिया कैसे होगा, n में सब्स्टिट्यूट करो तो वैसे फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आने लगेगा। क्लियर है? अब एक चीज देखो, अभी तक मैंने बोला था y x, t, क्या बोला था स्टार्टिंग में आपका इक्वेशन, 2a sin kx और बोला था cos ωt, ये बोला था। जहाँ पे x = 0 एक नॉट था, तो एम्पलीट्यूड क्या था इसमें, अगर मैं एम्पलीट्यूड बोलूँ तो एम्पलीट्यूड था x = 2a sin kx, sin kx एम्पलीट्यूड था। और मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग अगर फिक्स्ड है, स्ट्रिंग अगर मान लो दोनों साइड फिक्स है, मैं इस कंडीशन को मान कर चल रहा हूँ, ठीक है, तो x = l भी एक नोड होगा और x = 0 भी एक नोड होगा, दोनों तरफ एक नोड होगा। मतलब 2a sin k इंटू l, कब, जब x = l है, एक नोड है मतलब इक्वल टू 0, नोड मतलब 0, तो हो जाएगा साइन के एल का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 के बराबर। मतलब के एल का जो वैल्यू 0 कब आएगा, जब n पाई टाइम्स, इसका मतलब k का जो वैल्यू होगा वो होगा n पाई l। ये भी याद रखना है, k = n पाई l। आई होप इट्स क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसका मैं पॉसिबल वैल्यूज देखूँ, अगर मैं पॉसिबल वैल्यूज देखूँ इसका k का, तो मैं बोल सकता हूँ k = अगर n 0 है तो एक 0 हो जाएगा, 1 है तो π/l हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3π/l एंड सो ऑन। ये पॉसिबल वैल्यूज है। और हमें पता है कि k का जो वैल्यू होता है, नॉर्मली जो वैल्यू होता है वो होता है 2π/λ होता है, मतलब λ = 2π/k। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ, एक तो 0 हो जाएगा, तो मतलब लैम्डा कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ तो बोथ एंड्स के लिए लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 2π/nk, 2π/nk इंटू l। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2l/n, 2l/n। तो कभी भी लैम्डा का बात है तो करना 2l/n। अब पॉसिबल वैल्यूज लैम्डा से क्या हो गया, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ n = 0, 1, 2, तो मेरे पास लैम्डा जो आएगा वो आएगा लैम्डा = 2l, एक आएगा l, एक आएगा 2/3l। तो ये आएगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो बोथ एंड्स और वन एंड के लिए मैंने सब वैल्यू देख लिया। क्लियर है? सारा वैल्यू देख लिया है। अब ध्यान से समझना मत, एक क्वेश्चन करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है। और एक चीज़ याद रखना, जब भी क्वेश्चन में बोला गया होगा स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, अगर बोथ एंड का बात कहीं पे भी बोला गया होगा एग्जाम में, बोथ एंड का बात है फॉर फिक्स्ड एट बोथ एंड, इसका मतलब होता है n लूप्स है, उसमें n लूप्स है, मतलब n f0 है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। और फिक्स्ड एट बोथ एंड मतलब है n f0 का मतलब है n एंटी नोड्स है, n एंटी नोड्स है और n+1 नोड्स है, n+1 नोड्स है। ये चीज़ पॉइंट टू बी रिमेंबर, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर वेव ऑन अ स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये है एक सोनोमीटर वायर है। सोनोमीटर वायर कुछ ऐसा होता है, देखो ये फिक्स है यहाँ पे, क्लियर है? यहाँ पे ना एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है ऐसा कुछ, जिनके बीच का जो लेंथ है वो है L1, वो है L1। और यहाँ पे एक ब्लॉक है जो है मास m का, जो है मास m का। और ये ट्यूनिंग फॉर्क को क्या हुआ कि शिफ्ट किया गया यहाँ तक, ट्यूनिंग फॉर्क को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया गया, यहाँ पे कहीं पे ले आया गया,
ये ट्यूनिंग फॉर्क को। यहाँ पे बोल रहा है कि जो लेंथ है वो है L2। यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि लेंथ का रेशियो क्या होगा। फाइंड L2:L1 कैसे फाइंड होगा। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। एक तो पहले मैं बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो मास का नीचे लग रहा होगा वेट mg, ऊपर लग रहा होगा टेंशन t। तो पहले तो मैं लिख लूंगा t = mg, ये क्लियर होगा यहाँ से। दूसरा, मैंने बोला था वेलोसिटी के टर्म्स में अगर बोलूँ तो v = t/μ होता है। t/μ ये होता है वेलोसिटी। ये दो चीज़ मुझे पता है। अब एक चीज़ देखो, ट्यूनिंग फॉर्क है बेसिकली बोथ एंड पे ये फिक्स्ड है, क्या कहीं पे ओपन है नहीं है। मतलब f अगर मैं बोलूँ ट्यूनिंग फॉर्क का तो मैं बोलूँगा NV/2L, ये बोलूँगा तो ये 2L होगा। और कंसेक्यूटिव ट्यूनिंग फॉर्क होगा, मतलब दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क का मैं लूँगा तो क्या बोलूँगा N+1, एक कंसेक्यूटिव लूँगा तो ये क्या हो जाएगा V/2L2। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना जब भी ऐसा केस होगा तो ये होगा इसका फर्स्ट रेजोनेंस और ये होगा इसका सेकंड रेजोनेंस, ये होगा इसका सेकंड रेजोनेंस। क्लियर है। और बाद में अगर जाएंगे तो n होगा, n+1 होगा, n+2 होगा, ऐसे कंसेक्यूटिव रेजोनेंस पे जाएंगे। अब ध्यान से समझना बात, जब भी इसको डिवाइड करेंगे, इसको अगर डिवाइड करेंगे हम तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म तो सेम है। मतलब अगर डिवाइड करते तो हमें क्या मिलेगा n+1/n, n+1/n, v/2 कैंसिल हो जाएगा और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा L2/L1। तो हमेशा याद रखना कभी भी ऐसा सीन हो, ऐसा क्वेश्चन हो तो हम ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा n का वैल्यू। क्लियर है। और मुझे L2/L1 भी मिल जाएगा अगर गिवन है तो। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे साउंड वेव्स। तो बेसिकली वेव्स पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ, वेव पढ़ने का ये फ़ायदा हुआ हमें टर्म्स पता चले और हमें अब जब साउंड वेव हम पढ़ेंगे ना तो और इजी हो जाएगा वेव को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि हमें पता चल गया वेव कैसे ऑक्सीलेट कर रहा है, क्या वेव नंबर है, क्या वेव लेंथ है, अगर दोनों तरफ फिक्स्ड है तो क्या कैसे वेलोसिटी निकले, जैसे यहाँ पे था √T/μ। ये सारी चीज़ हमें अब familiar है, we are familiar to these things. So now it will not be a chaos for us to move upon another topic.